नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों का जारी रहा शोर शराबा। हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किए गए कई दो विधेयक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में ओमिक्रॉन का अब तक एक भी मामला नहीं। हर घर दस्तक अभियान 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ की बैठक। राज्यसभा में सांसद दीपक प्रकाश ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आवास ऋण पर दोगुना ब्याज वसूले जाने का उठाया मामला। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक। जन औषधि केंद्र के संचालन और प्रोन्नति पर लगी मुहर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इसके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार प्रभावित हुई। आज लोकसभा में शोर शराबे के बीच 2 विधेयक पेश किए गए। उधर राज्यसभा ने शोर शराबे के बीच ही कार्रवाई स्थगित किए बिना अपना सामान्य कामकाज जारी रखा और फिर सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्त संशोधन विधेयक 2021, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असिस्टेंट पुनर्प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पेश किया। उधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सदन से निलंबित किए गए 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग खारिज कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ओमिक्रॉन का देश में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ओमिक्रॉन स्वरूप की जांच और आरटी-पीसीआर और परीक्षणों से इसकी जांच की जा सकती है। बैठक के दौरान श्री भूषण ने कहा कि घर घर जाकर टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री भूषण ने राज्यों को कोविड मामलों की शीघ्र पहचान और शीघ्र इलाज के लिए परीक्षण में तेजी लाने की सलाह भी दी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,990 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय उपचार करा रहे लोगों की संख्या 1,543 है। अब तक देश में 64 करोड़ 13 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। लगातार अब भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर परीक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी रांची में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 95
हो गई है। इस बीच राज्य में एक बार फिर कोरोना से बचाव को लेकर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 123 करोड़ 27 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर इस समय 98.35% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वोच्च दर है। पिछले 24 घंटे में 10,116 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 3 करोड़ 40 लाख हो गई है। राज्यसभा में आज भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ग्राहकों से हाउसिंग लोन पर सरकारी बैंकों की तुलना में अपने ग्राहकों से दोगुना ब्याज वसूलने का मामला उठाया। उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव करात ने पूरक प्रश्नों का उत्तर दिया कि वो बताएं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC से गाइडलाइन से उनके द्वारा नियंत्रित जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, वो श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में दुगनी ब्याज ली जाती है, उनके द्वारा दुगनी ब्याज वसूली जाती है। सर, तो क्या इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दीपक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले 7 सालों में कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए, वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार खुद जनता के पास पहुंच रही है। राज्य के सभी जिलों में बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जा रहा है। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र की महिला सुनंदा 1 साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान थी। उन्हें पता चला कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर में उनका राशन कार्ड बन जाएगा। सुनंदा शिविर में पहुंची, जहां उनका राशन कार्ड बन गया। उसके बाद उन्होंने खुशी का इजहार किया। आने के लिए तो हमको निशा दीदी बताई थी कि हम वहाँ पे जाइएगा, नीचे बाजार बन रहा है, कैंप लग रहा है, आके बनवा लीजिएगा। हम आए तो मेरा बन गया। सर लोग को भी धन्यवाद, मैम को भी धन्यवाद, थैंक यू। मेरा स्वास्थ्य सचिव बन्ना गुप्ता आज जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की बैठक हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक में प्रोफेसर के प्रमोशन पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा भी बैठक में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीद पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में जन औषधि केंद्र के संचालन पर भी मुहर लगी। रांची के रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग और विमेन डॉक्टर IMA की ओर से सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन का अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में जानकारी के अभाव में होती है, जो जानलेवा होती है। इससे बचने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान से अधिक महिलाओं की जांच कर त्वरित उपचार किया जाएगा एवं अभियान से महिलाओं में जागृति भी आएगी। माध्यम से जरूर हम अपनी बहनों को ये कहेंगे कि जैसे ही आपको ऐसे लक्षण लगते हैं कि आपको ये लगता है कि वहाँ थोड़ी ईचिंग हो रही है या थोड़ा आपको वहाँ से कुछ स्मेल आ रही है या वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो ये इसके प्रारंभिक लक्षण है। विमेन डॉक्टर विंग की अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए हाई रिस्क और लक्षण वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी और तुरंत उपचार किया जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीनक संचालित रांची वेटनरी कॉलेज का आज 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पशुपालन सर्वाधिक लाभकारी उद्यम है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आजीविका सुरक्षा का पशुपालन एक केंद्रीय बिंदु है। इसे बढ़ावा देने में पशु चिकित्सा सेवा का विशेष महत्व है। पशुपालन प्रौद्योगिकी को सशक्त कर ही राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी।
और अब कुछ खबर जिला से। जिलों की खबर में आज सबसे पहले बात रामगढ़ से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन की शादी को लेकर रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव निमरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल रमेश बैस सड़क मार्ग से निमरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। इससे पूर्व संथाली रीति रिवाज से शादी की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। गांव के तालाब में पूजा की गई, जिसमें शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य लोग शामिल हुए। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र के धुरवा मोड़ फ्लाईओवर पर एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। मृतक की पहचान जमशेदपुर निवासी शिव कुमार के रूप में हुई। मृतक शिव कुमार सिक्किम में रहकर डिप्लोमा करता था और अपने दोस्त कुंदन पाठक की शादी में शामिल होने आया था। पलामू जिले में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन से बीते महीने में हुई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ली। डीटीओ ने बताया कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जिले में कुल 50 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। राजधानी रांची में राजभवन के सामने आज विभिन्न संगठनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान अनुबंधित कर्मियों ने सेवा नियमितीकरण की मांग सरकार से की। कोडरमा में आज जिला यक्ष्मा पदाधिकारी ने मरीजों को यक्ष्मा बीमारी से बचाव को लेकर जानकारी दी। उनके द्वारा मरीजों को हो रही परेशानी की जानकारी ली गई और उसका निराकरण किया गया। इस दौरान 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यक्ष्मा से बचाव के लिए दवा की जानकारी भी उनकी परिजनों को दी गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास आज इंजन गाड़ी पटरी से उतर गई। इस वजह से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। बाद में बचाव ट्रेन घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। कोडरमा समाहरणालय में आज अपर समाहर्ता अनिल तिर्की की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में धान अधिप्राप्ति, किसानों का निबंधन और धान उठाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने जिला पूर्ति पदाधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी को कई निर्देश भी दिए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर में एक महिला को अस्वस्थ होने पर उनके घर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने वृद्धा पेंशन स्वीकृत कराया। रांची रेल मंडल के 8 रेलकर्मी आज सेवानिवृत्त हुए। इनको सेवानिवृत्ति से संबंधित भुगतान किया गया। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक एम पंडित ने कहा कि रेलवे एक ऐसा संस्थान है जो अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखता है। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो द्वारा आज किस्को प्रखंड के तीसिया ग्राम स्थित ब्रिकेटिंग प्लांट सेट का उद्घाटन किया। इस सेट का निर्माण हिंडाल्को प्रबंधन इंडस्ट्रीज के CSR मद के द्वारा किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सेट निर्माण से उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये थी जिलों की वो खबरें जो छूट जाया करती थी। तो दूरदर्शन झारखंड ने ये पहल शुरू की है कि अब जिलों की खबरें एक साथ आपको दी जाएगी। और अब बात करते हैं मौसम की। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। रांची स्थित मौसम विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से आगामी 3 से 5 दिसंबर तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात मानव सभ्यता की। धरती की उत्पत्ति को लेकर एक ओर जहां भूवैज्ञानिक शोध नए परतों को खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्ययन में भी यह बात सामने आई है कि झारखंड की सभ्यता संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम में से एक रही होगी। झारखंड की धरती पर पाषाण युग से ही मानव निवास के कई प्रमाण मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर शिव कुमार भगत का कहना है कि मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण पाषाण युग से जुड़े कई साक्ष्य सिंहभूम में मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि झारखंड में काफी पहले, हजारों वर्ष पहले से, जब पाषाण युग में लोग रहते थे, उस समय से मानव अधिवास के प्रमाण हमको मिलते हैं। डॉक्टर शिव कुमार भगत ने बताया कि साहिबगंज के कई इलाकों में स्टोन एज से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जबकि ऐतिहासिक और ईसा पूर्व प्रथम सदी से जुड़े कई असुर साइट्स भी खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले हैं। नॉर्थ झारखंड में जो साहिबगंज का एरिया है, उस एरिया से भी हमको स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं। जो दामी नेको का जो एरिया कहलाता है और दुमका के आसपास का क्षेत्र है, वहां से भी हमको स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं। और स्टोन एज में 3 फेज के मिलते हैं, प्लस माइक्रोलिथ जो मध्य पाषाण काल है उसके एविडेंस भी हमको काफी मात्रा में मिलते हैं।
इधर झारखंड की धरती की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि भूगर्भ विज्ञान के कई शोध में यह बात सामने आई है कि समुद्र के नीचे से सबसे पहले सिंहभूम की चट्टान ही बाहर निकली थी। हम लोग के पास आया है, जो देखने को मिला है खासकर झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, जो कि माना गया है कि सबसे पहला जो चट्टान उभरा समुद्र के नीचे से वो था आपके झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र। एक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ऐतिहासिक महत्व की धरोहर को संभालने और उसे संरक्षित करने के प्रयास में जुटा है। वहीं भूवैज्ञानिक अपने नए शोध से धरती और जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को ढूंढने में लगा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। और सभ्यता संस्कृति के बाद अब झारखंड की खूबसूरती की बात करते हैं। कोडरमा के 3 रमणीक स्थलों को राज्य सरकार ने पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है। इसके साथ ही कोडरमा का झरना कुंड, दोमुहानी धाम और पंचखेरो डैम झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर अंकित हो गया है। कोडरमा जिले के झरना कुंड, दुमुहानी धाम और पंचखेरो डैम के अब पर्यटन मानचित्र पर आने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं के विकास की संभावना बढ़ गई है। झुमरी तिलैया स्थित झरना कुंड धाम, जहां लोग बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, साथ ही इन इलाकों में प्राकृतिक वादियों के बीच लोग पिकनिक का आनंद भी लेते हैं। एक मवेशी चराने का काम करते थे, काफी बारिश हुई तो फिर उस शिवलिंग को पुकारे, बाबा भोलेनाथ को पुकारे, तो फिर पानी कम होगी तो उस होता फिर निकल गए। नए साल के स्वागत का जश्न हो या खुशी का कोई और मौका, बड़ी संख्या में लोग पंचखेरो डैम में पिकनिक मनाने आते हैं और डैम में बोटिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि प्राकृतिक वादियों के बीच बसे इन खूबसूरत इलाकों को पर्यटन का दर्जा मिल जाने से तेजी से विकास होगा और रोजगार के नए साधन मिलेंगे। कि पहले से ज्यादा विकास होगा, है ना। हम लोग का बहुत खुशी है। जितना भी हम लोग अगल बगल में हम लोग हैं, इस क्षेत्र के हैं, और जितना समिति के लोग हम लोग हैं, बहुत खुश हैं कि सरकार इसको जो यहाँ पर चुना गया है इसके लिए, ये बहुत खुशी की बात है। कोडरमा जिला प्रशासन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उपायुक्त आदित्य रंजन का कहना है कि पर्यटक स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इसके रखरखाव के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, टूरिस्ट आने से हर तरह से जो वृद्धि होता है, यहाँ का व्यापार बढ़ता है, लोगों का रोजगार बढ़ता है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो उनको मूलभूत सुविधाएं, खासकर हम लोग शौचालय, जहाँ पूजा का स्थल है वहाँ स्नानागार, और जहाँ जाने आने में दिक्कत हो रही है वहाँ सीढ़ी विथ रेलिंग, इन सब पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ में वन विभाग की आपत्ति है, उसका निराकरण करते हुए जो नियमानुसार है, वो लोग भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। वन विभाग से भी काफ़ी सपोर्ट है, तो उन लोगों की मदद से ही हम लोग अनापत्ति प्राप्त करते हुए इन सभी में कार्य। कोडरमा के जिन रमणीक स्थलों को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है, उन इलाकों में घूमने फिरने और सैर सपाटे के अलावा उनका धार्मिक महत्व भी है। ऐसे में जब सुविधाएं बहाल होंगी तो राज्य के दूसरे इलाकों से आने वाले पर्यटकों का यहां तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा और रोजगार के नए रास्ते प्रशस्त होंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभ रेल ब्रिज का, जिसका निर्माण मणिपुर में कराया गया है। भारतीय रेल मणिपुर के नौने में इजाई नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल यानी पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है, जिसके पियर की ऊंचाई 141 मीटर है। ये पुल 111 किलोमीटर जिरीबाम तुपुल इम्फाल न्यू ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे नवंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के मानचित्र में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे इस सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर से जल्द ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन फर्राटा भरती नजर आएगी। इस पुल के ऊपर से 25 टन एक्सेल वाली मालगाड़ी भी गुजर सकती है। पुल का जो डिजाइन किया गया है वो सेस्मिक 5 जोन के हिसाब से किया गया है, और इसके जो कंसल्टेंट, जो मेन कंसल्टेंट हैं वो हैं स्टूप कंसल्टेंट है, और इसका जो बाकी स्पैन अरेंजमेंट वगैरह है वो एक एक्सपर्ट कमेटी ने की ओपिनियन के हिसाब से किया गया है। फिलहाल इम्फाल तक पहुंचने के लिए अभी सिर्फ सड़क या फिर हवाई मार्ग उपलब्ध है।
लेकिन इस ब्रिज के निर्माण के बाद न सिर्फ मणिपुर तक माल ढुलाई सुगम होगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। सामरिक दृष्टि से भी ये ब्रिज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगी है। ऐसे में सेना की पहुंच और सप्लाई को गति मिलेगी। साथ ही पूर्वोत्तर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के मकसद से भी मणिपुर में विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को लेकर क्या बदलाव आया है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। ये नोने ब्रिज जो कि मणिपुर में बन रहा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद, रेल कनेक्टिविटी हो जाने के बाद यहाँ पर जो है गुड्स ट्रेन आ सकती है, जो जरूरी सेवाएं हैं वो बहाल हो सकती है। और साथ ही साथ ये सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथ में यहाँ पर मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमा लगती है, आगे चाइना की सीमा लगती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है सेना हो या फिर जो जरूरी सेवाएं हैं वो रेल रूट के माध्यम से आराम से, आसानी से इस इलाके तक पहुंचाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भारत म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ नए रेल लिंक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक भारतीय रेल अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, जो चीन की सीमा से लगा है। ऐसे में पूर्वोत्तर के विकास में भारतीय रेल का ये ब्रिज मील का पत्थर साबित होगा। जिरीबाम से इम्फाल 200 किलोमीटर आने में जहां पे 12 घंटा लगता है, वहीं रेल रूट से 2 से ढाई घंटे में से पूरा कर दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को की सहूलियतें भी बढ़ेगी, यानी कि आर्थिक गतिविधि में भी रफ्तार यहाँ को मणिपुर को मिलेगा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, नोने, इम्फाल। केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया अभियान की बदौलत 6 वर्षों के सफर में झारखंड में भी न सिर्फ बड़ी संख्या में युवा उद्यमी तैयार हुए हैं, बल्कि ये आज कई दूसरे युवाओं को भी रोजगार देने वाले बन गए हैं। रांची के अभिजीत वर्मा ने 5 वर्ष पूर्व कंप्यूटर कोडिंग का स्टार्टअप शुरू किया था, जो अब काफी बड़ा आकार ले चुका है। सरकारी कार्यालय हो या फिर कोई बिजनेस ऑफिस, सब पेपरलेस होते जा रहे हैं। अब सारे काम कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटपैड और मोबाइल फोन पर सिमटने लगे हैं। ऐसे में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग जानने वालों की आज मांग बढ़ गई है। व्यापार जगत की इसी जरूरत का फायदा उठाया है रांची के अभिजीत वर्मा ने। 2016 में उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग प्रोफेशनल्स तैयार करने वाली कंपनी शुरू की, जो आज काफी फल फूल रहा है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को नरेंद्र मोदी जी ने भी सपोर्ट किया और इंटरनेट 4G आया, इसकी वजह से हमारे बिजनेस में काफी अच्छा ये प्रोग्रेस हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर साफ दिखने लगा है। आज युवा नौकरी करने की जगह खुद का व्यवसाय करने में विश्वास रखते हैं। 5 वर्ष पूर्व एक प्राइवेट जॉब करने वाले अभिजीत आज न केवल लाखों में खेल रहे हैं, बल्कि कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। हमारी कंपनी लगभग 5 साल से काम कर रही है और अभी तक हमने लगभग 55 से 60 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया हुआ है। यही नहीं, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं ने अपना एक संगठन भी तैयार किया है, जिसमें सैकड़ों स्टार्टअप कंपनियां सूचीबद्ध भी हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें यह आश्वासन दिया और बताया कि द गवर्नमेंट इज बिहाइंड अस, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग को फायदा दिया जाएगा, तो हमारे जितने भी स्टार्टअप्स है, झारखंड में ही हमारे 107 सेलेक्टेड स्टार्टअप्स है, तो इन 107 स्टार्टअप्स में से कई स्टार्टअप्स कई माइलस्टोन्स को कवर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर 2015 में स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। 10,000 करोड़ के कोष से स्थापित इस योजना में उद्यमियों को पहले 3 वर्ष टैक्स में छूट दी जाती है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गत 6 वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं ने अपनी कंपनी खोलकर लाखों रोजगार का सृजन किया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। तो ये झलक है केंद्र सरकार की उस मुहिम का, जो युवाओं को रोजगार देने वाला बना रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी सुन और देख सकते हैं। डीडी झारखंड पर आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश किया जा रहा है।
इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान चलाया गया है, तो आप लोगों से लगातार दूरदर्शन भी ये अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में मुख्य समाचार पर एक बार फिर डालते हैं नजर। लोकसभा और राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों का जारी रहा शोर शराबा। हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किए गए 2 विधेयक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में ओमिक्रॉन का अब तक एक भी मामला नहीं। हर घर दस्तक अभियान 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ की बैठक। राज्यसभा में सांसद दीपक प्रकाश ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आवास ऋण पर दोगुना ब्याज वसूले जाने का उठाया मामला। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक। जन औषधि केंद्र के संचालन और प्रोन्नति पर लगी मुहर। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन पर। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? हमारे जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ने से क्या फर्क पड़ा, समाज में क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में। राइट टू एजुकेशन को संवैधानिक स्वरूप देने और जीने के अधिकार के साथ उसका समन्वय बनाने की जो कोशिश सरकार द्वारा की गई है, उस कोशिश में कितनी हद तक सफलता मिल रही है, क्या क्या कमियां हैं, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इन मुद्दों पर बात करेंगे। हम यह जानते हैं कि जो भी बच्चा है, जो आमतौर पर यह मान्यता है कि भगवान से जिद करते हैं, भगवान ही सब कुछ देते हैं, लेकिन भगवान मिट्टी भी देते हैं। मिट्टी को मूर्ति का रूप कुम्हार ही देता है। भगवान लोहा देते हैं, लेकिन लोहा से हवाई जहाज बनाना है कि सुई बनाना है, यह सब कुछ इंजीनियर करते हैं। तो वो इंजीनियर बन सके, कुम्हार बन सके, वो कौशल उसमें आ सके, आने वाले दिनों में वह भी मिट्टी से, लोहे से, सोने से गढ़ सके। इसलिए राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है, इसका कानूनी प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, आज कानून की बात में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डीएवी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर एम के सिन्हा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर।